आइए आज हम आप लोग को विदित कराएंगे कि हम भारतवर्ष में जो रहते हैं विभिन्न कैटेगरी के लोग वास करते हैं। वो भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार जो लेबल या कैटेगरी ऑफ द पीपुल्स रहते हैं, विभिन्न श्रेणी जो अंतर्गत करते हैं, वो अंतर्गत कैटेगरी में उन लोग को एक राशन कार्ड दिया जाता है। एक सब्सिडाइज अमाउंट में उन लोग उपभोग कर सकते हैं। तो भारतवर्ष में अभी तक लगभग 5 प्रकार का राशन कार्ड है। मैं आज वो राशन कार्ड के बारे में बताऊंगा। बहुत लोग को पता नहीं होगा कि राशन कार्ड का महत्व क्या है, राशन कार्ड क्या है, राशन कार्ड कितना प्रकार है और वो कितना प्रकार किसी तहत में वो आइडेंटिफाई किया जाता है। ये बहुत लोग को पता नहीं होगा। आइए मैं आप लोग को एक एक करके बताऊंगा ताकि कि आपको ज्ञान भी होगा, जानकारी होगा और आप स्वयं आपको पता लगा सकते हैं कि मैं किस कैटेगरी में हूँ। राशन कार्ड है क्या चीज़? राशन कार्ड एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट के तहत आप एक सब्सिडाइज रेट में कुछ भी खाद्य शस्य, किसी भी प्रकार ऑयल, किस प्रकार जो सरकार का दिया हुआ स्कीम्स, मेडिकल का सुविधा, एजुकेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी जो सुविधा हैं आप उसको उपभोग कर सकते हैं। कैटेगरी ऑफ द राशन कार्ड्स। आइए क्या क्या हमारा देश में राशन कार्ड है। आप लोग को विदित होगा जब देश स्वाधीन हुई तब से लेकर 2013 तक आप लोग को देखे होंगे ग्रामीण इलाका में सब डीलर रहते थे और हम डीलर के पास जाते थे। मिट्टी तेल, गेहूं, नमक, चावल, किरोसिन तेल, अन्यान्य प्रकार का जब जो भी चीज़ आता था, सोयाबीन, बढ़ी, ये जैसे जैसे आता था हम डीलर से लेते थे। और ऐसे भारतवर्ष में और यूनियन टेरिटरी में वो सिस्टम चलते आ रहा था। वो सिस्टम को हम लोग टीपीडीएस बोलते थे, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये 2013 तक आ रहा था। 2013 में एक रिजोल्यूशन पास हुआ सर्वसम्मति में। उसको बोला गया कि 2013 में जो बिल पास हुई वो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। उसको बोला गया NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, NFSA। ये 2013 में ये जो आया, इसमें 3 कैटेगरी रखा गया। अंडर NFS 3 कैटेगरी जो रखा गया वो है एक है अन्नोदय अन्न योजना, दूसरा है प्रायोरिटी हाउस होल्ड PHH योजना। ये जो NFS के अंतर्गत आया 2 एंड TPDS अंतर्गत आया 3। वो जो 3 है BPL बिलो प्रॉपर्टी लाइन, APL अबव पॉवर्टी लाइन एंड तीसरा जो है अन्नपूर्णा योजना, AY योजना। ऐसे करके आपका पास भारत सरकार के पास 5 राशन कार्ड का कैटेगरी बना। 1 सेकेंड में रिपीट करता हूँ। TPDS में 3, BPL, APL अन्नपूर्णा योजना और NFS के अंतर्गत 2 योजना
जो है अंत्योदय अन्न योजना और दूसरा है PHH मीन्स प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड योजना। आइए हम एक एक आपको अभी बताएंगे कि पहले जो NFS के अंतर्गत आता है, जो पहला कैटेगरी होता है अन्नोदय अन्न योजना का अंतर्गत, इसमें कौन कौन आते हैं और उसको आइडेंटिफाई कौन करता है। ये अंतर्गत में सरकार का योजना था कि BPL लिस्ट से 1 करोड़ लोग को आइडेंटिफाई करेगा और उनको इस लिस्ट में शामिल कराएगा प्रत्येक स्टेट से। मतलब 1 करोड़ का टारगेट था प्रत्येक स्टेट से। मतलब हमारा जितनी स्टेट्स है, जितनी यूनियन टेरिटरी है, 1-1 करोड़ की उन लोग का योजना था। इनका मेन फोकस यही था। लेकिन इसमें एक कंडीशन रखा गया था कि सरकार जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, इसको सब्सिडाइज रेट में देगा, परंतु इसका ट्रांसपोर्टेशन एंड डीलर मार्जिन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी उठाएगा। ये वेरी क्लियर होनी चाहिए। ये किस कैटेगरी को दिया जाएगा और कितना क्वांटिटी दिया जाएगा। 35 kg फूड्स ग्रेन एवरी मंथ ये अंतर्गत दिया जाएगा। रही बात किसको दिया जाएगा, कौन सी कैटेगरी को दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो AAY में अन्नोदय अन्न योजना का अंतर्गत जो लोग आएंगे, मैं उसका बारे में बताऊंगा। कौन व्यक्ति जो AAY माने अन्नोदय अन्न योजना का अंतर्गत शामिल हो पाएंगे। जिस व्यक्ति के पास कोई लैंड ना हो, छोटा मोटा कृषि काम करता होता हो, एग्रीकल्चर करके छोटा मोटा गुजरान मेंटेन करता हो, या कोई शिल्पकारी हो, कारपेंटर हो, प्लम्बर हो, जो क्राफ्ट्समैन्स बोलते हैं, लेबरर्स हो, इन कैटेगरी लोग शामिल होते हैं, एलिजिबल होते हैं। मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ। एग्रीकल्चर लेबर्स, मार्जिनल लेबर्स, क्राफ्ट्समैन, डेली वेजेस लेबरर्स, विभिन्न प्रकार की, जो प्लम्बर हुआ, इलेक्ट्रिशियन हुआ, शिल्पकार हुआ, माली हुआ, तंती हुआ, मोची हुआ, ये जो ट्रेडिशन के ऊपर जो जीविका करते हैं, जिसके पास लैंड ना हो, इस लेबर कैटेगरी लोग इसमें शामिल होते हैं। जो लोग पुल्ली होते हैं, रिक्शा पुलर होते हैं, काठ पुलर होते हैं, रोज कमाना रोज खाना, उन कैटेगरी लोग इसमें शामिल होते हैं। लेकिन ये कैटेगरी केवल रूरल एरिया के लिए सीमित नहीं है। ये उभय रूरल और अर्बन एरिया में जो लोग इस कैटेगरी में बसवास करते हैं, चाहे राज्य में या किसी यूनियन टेरिटरी में, ये सब एलिजिबल होते हैं। मान लीजिए घर में कोई व्यक्ति पूरा टोटल ईल में पड़ा हुआ है, लंबा बीमार में पड़ा हुआ है, उसका डिजेबिलिटी है, विडो है, उसका कोई सोशल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कम्युनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये सारी लोग इसमें
अन्नोदय अन्न योजना अंतर्गत शामिल हो पाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। आइए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जो बाछंद बीमार होता है, वो अछूत बीमार है, एकांत में वास करता है, विडो है, उसकी सहारा कोई नहीं है, और ओल्ड एज पीपुल जो है उनकी कम्युनल सपोर्ट नहीं है, जो जिनकी एज 60 साल से पार हो चुका है, उस कैटेगरी के लोग अन्न योजना अंतर्गत शामिल हो पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आप लोग को विदित भी नहीं होगा कि बहुत सारे प्रिमिटिव ट्राइबल्स जो हमारा प्रोटेक्टेड ट्राइबल्स हैं, उस ग्रुप को भी इस कैटेगरी में शामिल किया गया। अन्नोदय योजना, अन्न योजना में सरकार का एक नीति है कि कोई किसी में भूखा ना रहे। आइए, दूसरा कैटेगरी जो होता है ये एनएफएस की, हम आपको बताएंगे कि जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड अंतर्गत जो आते हैं, इट इज कमिंग अंडर अगेन वही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के 2013 के जो पास हुई थी। उस तहत में क्या बोलता है, पीएचएच होल्डर तब बन सकते हो, उसके लिए क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राइटेरिया ये होना चाहिए, जो व्यक्ति या जो फैमिली या जिस वर्ग या जिस कैटेगरी जो अन्नोदय अन्न योजना अंतर्गत में नहीं होगा, रेस्ट उन लोगों पीएचएच योजना का शामिल हो पाएंगे। पहला फंडा, दिस इज ए फर्स्ट रूल। सेकंड ये आता है, ये स्टेट गवर्नमेंट, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटोरीज विल बी आइडेंटिफाई, उन्हीं लोग आइडेंटिफाई करेंगे फ्रॉम द टीपीडीएस से, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से अंतर्गत वो आइडेंटिफाई करेंगे। और इस आइडेंटिफाई में ये जो दिया जाएगा 5 kg पर पर्सन पर मंथ, क्वांटिटी क्लियर, 5 kg पर पर्सन पर मंथ। ये जो दिया जाएगा 3 रुपीज पर केजी राइस, 2 kg पर 2 rupees पर केजी wheat and 1 rupee पर केजी कोर्स ग्रेन मटेरियल्स, ये सरकार ने पीएचएच होल्डर को देगा। इसमें बहुत सारी इंक्लूशन गाइडलाइंस भी है एंड एक्सक्लूशन गाइडलाइंस है। इंक्लूशन गाइडलाइंस क्या है, आइए पहले मैं बताता हूँ। इंक्लूशन, जो ये होगा वो एलिजिबल होगा, इसका मतलब इंक्लूशन गाइडलाइंस। एक्सक्लूशन मतलब ये अगर कोई वर्ग में आते हैं, ये पैरामीटर्स में, दे आर बाहर हो जाएंगे, उन लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। कैसे शामिल होना, ये ट्रांसजेंडर पर्सन, ना मेल ना फीमेल समाज में जो है, उन कैटेगरी के लिए पीएचएच कंपलसरी लागू। जिसकी 40% या मोर डिजेबिलिटी है, दे आर इंक्लूशन में रहेंगे। प्रिमिटिव ट्राइबल्स होल्डर जो है उन लोग रहेंगे। जिसके पास कोई घर नहीं है, कोई छत नहीं है, कोई रूफ नहीं है, द पर्सन्स, द फैमिलीज लिविंग विदाउट रूफ, विदाउट शेल्टर्स, रिफ्यूजी, रोज कमाओ रोज खाओ और स्ट्रीट में पड़े रहो, उन लोग पीएचएच में आएंगे। जो व्यक्ति पेंशन लेती है या लेता है, वुडो पेंशन होल्डर्स, उन लोग इस कैटेगरी में आएंगे। डेस्टिट्यूट पर्सन्स
लिविंग ऑन आर्म्स, उन लोग भी इस कैटेगरी में आएंगे। ये है आपकी इंक्लूशन की कुछ पैरामीटर्स। क्या होने से ये पीएचएच नहीं ले पाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूशन गाइडलाइंस। आइए मैं बताता हूँ। एक्सक्लूशन में जिसके पास पक्का घर है, पक्का रूफ है, और पक्का रूफ होने से भी नहीं होगा, अगर 2 रूम है तो चलेगा, 3 रूम मिनिमम अगर है, दे आर नॉट एंटाइटल्ड। क्लियर? नेक्स्ट है, अगर वो फैमिली या पर्सन इनकम टैक्स देता हो या प्रोफेशनल टैक्स देता हो, वो एंटाइटल नहीं है। अगर 10,000 से ज़्यादा पर मंथ रूरल एरिया में या 15,000 ज़्यादा पर मंथ अर्बन और सबअर्बन एरिया में इनकम करता है, वो व्यक्ति या वो फैमिली इसमें शामिल नहीं है। वही भी एम्प्लॉइज, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉर्मल एरिया, या कोई रजिस्टर्ड गवर्नमेंट की एमएसएमई फार्म हुआ, या रजिस्टर बॉडी हुआ, या कोऑपरेटिव सोसाइटी हुआ, किसी में अगर पीएफ ईएसआई कटिंग हो रहा है, उन एम्प्लॉइज या कि ये कैटेगरी में गणना नहीं होगा, कि अंतर्भुक्त नहीं किया जाएगा। या कोई पासपोर्टधारी हो, विदेश यात्रा किया हो, या मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हो, ये कैटेगरी में वो वर्जित रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया व्यक्ति की इस कैटेगरी में इंक्लूशन नहीं किया जाएगा, एक्सक्लूशन में रहेगा। कभी कभी आप देखे होंगे हमारा ग्रामीण इलाके में जो कोस्टल एरिया में रहता है, फिशरमैन सब रहते हैं, जिसके पास 2 या ज़्यादा उनके पास मोटर बोट्स है, उन लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। अगर कोई व्यक्ति मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर कर रहा है, मीन्स उसके पास ट्रैक्टर है, हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट से है, इरिगेशन की सुविधा है, ओन लैंड है, उस व्यक्ति इस कैटेगरी में इंक्लूशन नहीं होगा। आप लोग को एक चीज बहुत जरूरी जानना है, जिस व्यक्ति के घर में या जिस परिवार में 2 किलोवाट या अधिक बिजली की लोड कनेक्शन है, या 300 यूनिट पर महीना जलाता है, कंजप्शन करता है, वो व्यक्ति ये कैटेगरी में इंक्लूशन नहीं है। ये बहुत अहम जानकारी आप लोग के पास होगा या नहीं होगा, मैं इस माध्यम से वो पीएचएच राशन कार्ड होल्डर बन पाएंगे, मैं बता रहा हूँ। ये सब जो चीजें है उस कैटेगरी के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर है नोइंगली या अननोइंगली आप लोग उसको अप्लाई मत करिए। नाउ अभी आप आइए, हम लोग ये बात करते हैं कि आपका बीपीएल कैटेगरी जो टीपीडीएस सिस्टम में जो 3 कैटेगरी रह गया, वो 3 कैटेगरी के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी मायना रखता है। आइए, बीपीएल धारी जो होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, उन लोग को 10 से 20 केजी की फूड ग्रेन्स दिया जाता है पर फैमिली पर मंथ, एंड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ द इकोनॉमिक कॉस्ट। इसमें राइस भी दिया जाता है, गेहूँ दिया जाता है, किरोसिन तेल देता है, शुगर भी दिया जाता है, और बाकी फूड ग्रेन्स वगैरह जैसे जैसे आते रहता है वो दिया जाता है।
आइए एपीएल में, एपीएल में एबव पॉवर्टी लाइन में वही 10 से 20 केजी दिया जाता है, वही पर फैमिली पर मंथ, लेकिन यहाँ पे एट द रेट ऑफ 100% इकोनॉमिक कॉस्ट में दिया जाता है। बार बार मैं रिपीट करता हूँ, बीपीएल एट द रेट ऑफ 50% एंड एपीएल में एट द रेट ऑफ 100% इकोनॉमिक कॉस्ट में दिया जाता है। अन्नपूर्णा योजना का जो आता है जो तीसरा, ये पर्सन जो गरीब है और 65 साल से अधिक एज हो चुका है, उन व्यक्ति लोग को 10 केजी पर मंथ दिया जाता है। एंड ये सारे एपीएल बीपीएल एंड अन्नपूर्णा योजना का जो कैटेगरी है वो स्टेट गवर्नमेंट उसको आइडेंटिफाई करता है कि कौन व्यक्ति ये अंतर्गत में आ पाएगा, कौन व्यक्ति इसमें अंतर्गत में नहीं आ पाएगा। ये सारी चीज़ें सरकारी ही रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट इसको निरूपण करता है। इसके लिए निरूपण करने के लिए सर्वे, फिजिकल सर्वे होता है एंड ये घर घर जाके करना पड़ता है। और ये जो लोग रहते हैं उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड को एक्सेस करना पड़ता है, तब जाके फिजिकल सर्वे में पता चलता है उसकी एकोमोडेशन लेवल, इनकम की पंथा सोर्स, लैंड, लेवल ऑफ लिविंग, ये सारी चीज़ें फिजिकल इंस्पेक्शन से ही पता चलता है। उसको सरपंच लेवल से, ग्राम पंचायत लेवल से जो मेंबर्स रहते हैं, आशा कर्मी या आंगनबाड़ी कर्मी या सोसाइटी की जो मेंबर्स या वार्ड का जो मेंबर्स, उन लोगों डोर टू डोर जाके सर्वे करते हैं और सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से एग्जामिनेशन होता है, री एग्जामिनेशन होता है, देन फाइनल होता है कि कौन बीपीएल है, कौन एपीएल है, कौन अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत टीपीडीएस सिस्टम में आते हैं। लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ बोलना बहुत जरूरी समझता हूँ, ये राशन कार्ड का बेनिफिट्स क्या है, लोग क्यों राशन कार्ड बनाते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ये राशन कार्ड हमारी जिंदगी में क्या महत्व रखता है, आइए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपको एक सब्सिडाइज रेट में आप लोग को सस्ते मिल जाता है, या आपका घर चलाओ के लिए जो गेहूँ है, आटा बनाने के लिए चावल, केरोसिन तेल जिसको आप मिट्टी तेल बोलते हैं, नमक, शक्कर, ये सारी जो सब्सिडाइज रेट में आप लोग को मिल जाता है। आपको एक इकोनॉमी की इक्वालिटी या जीने खाने के लिए, रहने के लिए कोई भूखा नहीं रहना है, तो आप एटलीस्ट जो कम रोजगार वर्ग हो और हम भूखा नहीं रहना है, इसलिए सरकार की ये प्राथमिकता है कोई भूखा ना रहे। और ये योजना में सब्सिडाइज रेट में आपकी इनकम के अनुसार आपने खर्चा कर पाओ, इसीलिए सब्सिडाइज रेट में आपको मिल जाता है। पहला चीज़ ये कि ऑफिशियली डॉक्यूमेंट बन जाता है आपका आईडी प्रूफ के नाते, आइडेंटिफिकेशन के नाते आप इंडिया का किसी कोना में वो राशन कार्ड को व्यवहार कर सकते हो। काय के लिए? इस पर्पज के लिए आप कहीं पैन कार्ड अप्लाई करते हो, स्कूल में बच्चे लोग का कहीं एडमिशन करते हो, या कहीं नया सिम लेते हो, या कॉरपोरेट लेवल में आप कहीं इनकम टैक्स भरते हो या इनकम टैक्स करेक्शन के लिए, या आपने कहीं पासपोर्ट अप्लाई करते हो, या कहीं आप एलपीजी लेते हो, गैस लेते हो, या कहीं ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हो, या कहीं विड्रॉल आपका जो एलआईसी जीवन बीमा किया है विड्रॉल करते हो, या आप कहीं कोर्ट में कुछ ऑथेंटिकेशन देना है, वो राशन कार्ड की आवश्यकता पड़ता है। आपने कभी लैंड मॉर्गेज रखते हो या एग्रीमेंट करते हो, उस समय इसे बहुत सारी चीज़ों में
राशन कार्ड की आवश्यकता पड़ता है, चाहे आपने आधार कार्ड अप्लाई करने का हो या वोटर आईडी बनाने की हो। आपका ये एक निपुणता के साथ शो करता है आप कहाँ का निवासी हो, कहाँ का रेसिडेंस बिलोंग करते हो, आपकी घर की डाटा। यस, इसी में आप एडिशन ऑफ द पर्सन्स, डिलीशन ऑफ द पर्सन्स विथ रेस्पेक्ट टू द आधार कार्ड आप कर सकते हो, किसी भी वक्त कर सकते हो। ऑनलाइन में सेवा केंद्र को जाके आप कर सकते हो। गवर्नमेंट की ये जो स्कीम दिया गया है, ये स्कीम जो है हमारा एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिकल लिविंग स्टैंडर्ड्स को समानता रखने के लिए, भूखा कोई नहीं रहने के लिए सरकार की ये योजना है। लेकिन बहुत लोग को पता नहीं होगा कि राशन कार्ड का डेट एक्सपायर्ड हो जाता है और उनको ये पता नहीं होता है कि वो इधर उधर भटकते रहता है और वो रिन्यू करने के लिए उसके पास आइडिया भी नहीं रहता है। यस, आज मैं इस माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आप घर बैठे राशन कार्ड को रिन्यूअल कर सकते हो। कैसे करना है? कुछ नहीं करना है। आपके पास मोबाइल है, जिस मोबाइल में आप रजिस्टर्ड है आपकी पैन कार्ड या आधार कार्ड या सोसाइटी में जब आपने राशन कार्ड लिया है उस समय जो आपने रजिस्टर्ड किए हैं, आप कैपिटल में लिखिए RC राशन कार्ड, REN रिन्यूअल, एक ही वर्ड कैपिटल में स्पेस दीजिए और आप राशन कार्ड का नंबर डालिए RCREN स्पेस राशन कार्ड नंबर दे दिया और उसको आप 9212357123 में आप उसको भेज दीजिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9212357123 में आप इसको SMS कर दीजिए। एक टोकन नंबर आएगा और एक सिक्योरिटी कोड आएगा और आने के बाद आप नियरेस्ट कोई भी सेवा केंद्र को जाइए और आपका बायोमेट्रिक जो है आंख और इंगुली का जो चिन्ह वो दे के आपका बायोमेट्रिक प्रोसेस कर दीजिए और आपको फिर रिन्यूअल हो जाएगा। अगर आपका कहीं फैमिली को एडिशन करना है, डिलीशन करना है, 5 साल के अबव जो बच्चा है उसको कोई बायोमेट्रिक प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड इज इनफ, मैंडेटरी है और उसका बायोमेट्रिक की आवश्यकता नहीं है। और बाकी जितने भी है 5 साल से ऊर्ध्व है, बायोमेट्रिक प्रोसेस ज़रूरी है और आपका घर बैठे रिन्यूअल भी हो जाएगा। और आपको कभी कभी सोचने में मजबूर होता होगा कि सब अलग अलग कलर के राशन कार्ड बनती है और हमारा देश में 3 प्रकार का कलर का व्यवहार करा जाता है, एक वाइट कलर की, एक येलो कलर की, एक ग्रीन कलर की। इसके बारे में हम दोबारा फिर चर्चा करेंगे, कलर कोडिंग किस किस कैटेगरी को दिया जाता है। आइए, मैंने आज आपको सरकार का जो 5 राशन कार्ड है वो कैटेगरी बताया, उसकी बेनिफिट्स बताया, उसका सबका एलिजिबिलिटी बताया, TPDS में क्या क्या आता है वो भी बताया, NFSA में क्या आता है वो भी बताया, रिन्यूअल प्रोसेस बताया और कौन एलिजिबल नहीं हो पाएगा, एक्सक्लूशन कैटेगरी कौन कौन रहेंगे, वर्जित रहेंगे वो बताया, ताकि कि आप जानकारी होने से उसी हिसाब से आपको स्वयं तैयार करना पड़ेगा मैं किस कैटेगरी का बिलोंग करता हूँ और कौन सा राशन कार्ड के लिए मैं अप्लाई करने का सक्षम हूँ। धन्यवाद।